नमस्कार। कार्यक्रम गांव घर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लाडली। कार्यक्रम गांव घर, जहां हम बात करते हैं अवसरों की, रोजगार की, योजनाओं की और देते हैं आपको हर रोज नई नई विशेष जानकारियों। इन्हीं जानकारियों के क्रम में हम बढ़ेंगे हमारे कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम जानेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। कैसे हमारे लोहार बढ़ई भाई इस योजना का लाभ उठाकर अपने रोजगार का सृजन कर सकते हैं, कैसे अपने आय को बढ़ा सकते हैं और कैसे इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए बिना किसी देर के बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और जानकारी लेते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में। बिहार के गया जिले के रमना रोड और मानपुर कुम्हार टोली में कारपेंटर यानी बढ़ई की बस्ती है, जहां कुर्सी, टेबल से लेकर पलंग, सोफा तक लकड़ी के सभी प्रकार के सामान बनाने का काम होता है। इस इलाके के बढ़ई लोगों को केंद्र सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। वहां काम करने वाले लोगों ने बताया कि लगन के समय में पलंग, सोफा आदि का ऑर्डर मिलता है। इस परंपरागत काम में पैसे भी मिलते हैं, लेकिन समय के साथ व्यापार को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। परिवार भी आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बड़ी उम्मीद बनकर लोगों के सामने आई है। इस योजना का लाभ मिलने से उनके लिए जीवन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री हम लोगों के लिए बहुत सुनहला चीज़ निकाले हैं। इसमें हम लोगों को ट्रेनिंग के साथ साथ ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद कुछ प्रोत्साहन राशि भी प्रधानमंत्री जी हम लोग के लिए कुछ किए हैं। ये अप्लाई किया हूँ, तो अगर बिहार की सरकार योजना पास कर देगा, 4-5 आदमी का काम भी मिलेगा और हमारा भी आगे रोजी रोजगार आगे बढ़ेगा। अगर ये विश्वकर्मा योजना के तहत हमको लोन मिलता है तो और रोजगार बढ़ा करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 18 तरह के परंपरागत पेशा वालों को खास ट्रेनिंग और 5% सालाना ब्याज पर 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन दिए जाने की योजना है, जिससे अब गया के बढ़ई कारीगरों को बेहद उम्मीदें हैं, जिनका काम पूंजी के अभाव की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना न सिर्फ रोजगार बल्कि परंपरागत पेशा को भी जीवित रखने में मददगार साबित हो सकती है। तो दर्शकों, अभी अभी आपने जानकारी ली प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में कि कैसे लोहार बढ़ई ये सारे भाई इन योजना का लाभ उठाकर अपने रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकते हैं। तो इसी जानकारी के क्रम में हम बढ़ते हैं आगे और लेते हैं जानकारी मुर्गी पालन ग्रामीणों के कैसे आय के स्रोत बन सकते हैं। तो हमारे बीच मौजूद है हमारे विशेषज्ञ, जो कि हैं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार, जो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ बिहार वेटनरी कॉलेज हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मुर्गी पालन हमारे जो ग्रामीण भाई है उनके लिए आय के स्रोत कैसे बन सकते हैं। मुर्गी पालन एक बहुत ही उत्तम व्यवसाय है और इसको कर करके ग्रामीण भाई जो भी किसान हैं वो अपनी आय बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ उसको कम लागत से स्टार्ट कर सकते हैं तथा दिन प्रतिदिन उससे अंडा का उत्पादन ले सकते हैं, मांस का उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही स्वावलंबी बन सकते हैं। अपने बच्चों के लिए जो न्यूट्रिशन का जो सोर्स है, जो कि हमारे देश में काफ़ी कुपोषण का शिकायत है, उसको इस मुर्गी पालन के तहत इसको पाल करके हम पूरी तरह से अपनी सुरक्षा बच्चों के लिए, अपने हेल्थ के लिए दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मुर्गी पालन में 5 बेसिक पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। सभी किसान भाई इस पे गौर करेंगे। पहला है उसका घर तथा उसका रख रखाव कैसा होना चाहिए। घर से अगर हम बात करें तो घर जो है पूरब पश्चिम दिशा में होना चाहिए, ताकि डायरेक्ट जो भी सूरज की रोशनी है या फिर हवा उसमें प्रवेश न करे। साथ ही साथ बारिश का पानी उसमें नहीं आए। उसके साथ साथ प्रति मुर्गी जो है उसमें 2 से 2.5 फीट पर स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए प्रत्येक मुर्गियों के लिए। तो इस तरह से आप किसान भाई अगर इस तरह से अपना घरेलू घर जो है मुर्गियों का रखेंगे
तो आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेंगे। साथ ही साफ़ सफाई बहुत ही अच्छा होना चाहिए मुर्गियों में, ताकि बीमारियों से बचा जा सके। बहुत तरह के संक्रामक बीमारियां आते रहती हैं मुर्गियों में, तो साफ़ सफाई बहुत ही उत्तम होना चाहिए। तो खान पान पे मैक्सिमम लागत आता है, करीब 60% लागत जो है खान पान पे आता है मुर्गी पालन में। तो ये खान पान काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, जो चाहिए मुर्गी को अपने डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए, उस हिसाब से उसको पोषक तत्व देना होगा। तो पोषक तत्व में प्रोटीन एक होता है और एक एनर्जी होता है, ऊर्जा जिसको बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें बैलेंस होना चाहिए, अनुपातिक दर में होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें धातु मिश्रण, विटामिन, कुछ एडिटिव्स वगैरह इसको मिला करके फीड जो है बैलेंस फॉर्म में आप किसान भाई मुर्गियों को देंगे, तो जितना उत्पादन लेना चाहते हैं मुर्गियों से, उतना मांस का उत्पादन होगा, उतना अंडे का उत्पादन होगा। तो ग्रामीण भाइयों, अभी आपने मुर्गी पालन के बारे में काफी जानकारियां प्राप्त की। अब हम जानेंगे सर से कि वो नस्लें कौन कौन सी है जिससे ग्रामीण भाई पालन करके अपने आय के स्रोतों को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुर्गियों की ऐसी कौन कौन सी नस्लें हैं जिससे हमारे ग्रामीण भाई ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके और अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकें। हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि नस्लों में जी बनराजा जी ग्राम प्रिया, जी कैरी श्यामा, कैरी निर्भीक, चैब्रो, RIR, ये सारी नस्लें हैं। पर किसान भाइयों को डिसाइड करना है, उनको चुनना है कि हमें अंडा लेना है उत्पादन या फिर मीट का उत्पादन लेना है। अगर मीट का उत्पादन अच्छा लेना है तो बनराजा और कैरी निर्भीक का पालन कर सकते हैं किसान भाई, चैब्रो का पालन कर सकते हैं किसान भाई। अगर अंडा लेना है तो ग्राम प्रिया और कैरी श्यामा, साथ ही साथ RIR जो बेस्ट क्वालिटी अंडा का प्रोडक्शन, उससे आप ले सकते हैं। तो ग्रामीण भाइयों, अभी आपने मुर्गी पालन से जुड़े बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की कि कौन से नस्ल होनी चाहिए, खान पान क्या होना चाहिए और टीकाकरण भी जाना। लेकिन अभी एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने सर से पूछूंगी कि सर, कौशलेंद्र सर बताएं कि मुर्गी पालन करने के बाद जब बात आती है रोजगार की, उसे बेचने की, तो हम मार्केट में उसे कहाँ पे ग्रामीण भाई बेच सकते हैं ताकि उनका जो रोजगार है वो आगे बढ़ सके और वो लाभान्वित हो सके। बहुत ही उत्तम सवाल आपने किया है और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो आप देसी टाइप का जो मुर्गी, रंगीन मुर्गी पालन कर रहे हैं, उसका अंडा जो है ब्राउन कलर सेल होता है। इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है। आप ग्रामीण परिवेश में से हैं तो वहाँ के लोकल मार्केट में आप कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे वेंडर हैं जो अंडा और मुर्गियों का जो घूम करके गांवों में बेचते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और आपको उत्तम दर पे, अच्छे प्राइस पे इसका आपको रेट मिल जाएगा। तो ग्रामीण भाइयों, अभी आपने जाना मुर्गी पालन के बारे में कि कैसे मुर्गी पालन करके आप अपने आय के स्रोतों को बढ़ाकर लाभान्वित हो सकते हैं। सर, आपने मुर्गी पालन से जुड़े हमारे ग्रामीण भाइयों को बहुत सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। इन्हीं जानकारियों के क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कुछ और विशेष जानकारियां, यानी कि घरेलू नुस्खे के बारे में। घरेलू नुस्खे आजमा कर आजकल आप सभी जानते हैं कि गर्मियां बहुत पड़ रही हैं, तो कैसे गर्मियों में हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, घरेलू नुस्खे। हल्दी जो है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल है और हल्दी को ऐसे भी कोविड के टाइम में भी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उसे दूध में मिला के पिया जाता था। उसमें दूध में आप डाल दें 2 चम्मच हल्दी पाउडर को और उसको 10 मिनट्स तक खौला दें। खौलाने के बाद थोड़ा कम ठंडा होने के बाद आप उसे दें। इम्यूनिटी बूस्टर में बहुत इम्यूनिटी बूस्टर करता है और इम्यूनिटी बूस्टर अगर होगा तो आपके अन्य रोगों से आप बच सकते हैं। साथ ही छोटे छोटे घाव, फुंसियाँ, जहाँ आपके पास कोई भी औषधिशाला नहीं हो, कोई डॉक्टर नहीं हो, वहाँ हल्दी को पीस के आप नारियल तेल में मिला के उसे उस जगह पे लगाएंगे तो घाव जो है भर जाएगा और सही हो जाएगा।
सभी रसोई घर में मेथी मिलता है। मेथी अपने रसोई में स्वाद को बढ़ाता है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी मधुमेह जो टाइप 2 मधुमेह होता है, उसे आप रात में 2 चम्मच मेथी को पानी में फूलने के लिए डाल दें और डालने के बाद उसे पानी सुबह सुबह खाली पेट पिए तो मधुमेह आपका नियंत्रित रहेगा और अन्य कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। साथ ही अगर डैंड्रफ हो जाए तो आप मेथी को पीस दें और पीस के और नहाने के 1 घंटे पहले बाल में लगा लें, बाल के जड़ों में लगा के 1 घंटे छोड़ दें, उसके बाद उसको धो दें। इससे भी आपके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। और सही बात है कि आप अगर उस औषधीय गुण को जानेंगे तो उसको औषधीय रूप से ही यूज करेंगे। आम जन में हम लोग उसको बस किचन के आइटम समझ के ही छोड़ देते हैं। ये धनिया, जैसा कि आप लोग रसोई घर में जानते होंगे, धनिया बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें भी बहुत औषधीय गुण है। जो धनिया आप अभी थायराइड का प्रॉब्लम पूरे शहर गांव में और शहर में भी हर जगह थायराइड का प्रॉब्लम देखने को मिलता है और पेशेंट परेशान हो जाते हैं, वेट बहुत गेन हो जाता है और वीकनेस फील होता है, चक्कर आता है। ऐसे कंडीशन में भी धनिया जो है आप उसको फुला के और पानी को पी सकते हैं सुबह सुबह। थायराइड में नियंत्रित रहेगा और आप अन्य भी कोई प्रॉब्लम से बच सकते हैं। यही नहीं, यह पाचन शक्ति को भी मजबूत करता है और पाचन और आंतों को शीत बीज प्रदान करता है, जिससे आपकी पाचन तंत्रिकाएं सही रहती है। अभी आपने जानकारी ली घरेलू नुस्खे के बारे में। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां आप जानेंगे योगासन आपके लिए। कैसे योग करके आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से निरोग हो सकते हैं, कैसे निरोगी काया पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, योगासन आपके लिए। दर्शकों, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों को संतुलित करने के लिए हमें योग का अभ्यास करते रहना चाहिए, वरना हमारे शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज हम आप लोग के लिए एक बहुत सारे आसन लेके आए हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साथी इस आसन को आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए, पहला आसन है चक्रासन। के लिए पीठ के बल लेट जाएं। आपका दोनों पैर घुटनों से मुड़ेंगे और आपके पैर के पंजे आपके नितंब के पास आएंगे। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाके पीछे उल्टे हाथ रखें। आपके उंगलियां कंधों की तरफ रहेंगी। अब अपना पूरा शरीर का भार हाथ पे और पैर पे उठाने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर का भार हाथों पे, पैरों पे ले आएं। दर्शकों, ये आसन भी पेट के लिए ही है। ये आसन हमारे पेट संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी होता है उसे दूर करता है, जिससे पाचन तंत्र की समस्या है उसकी वो समस्या दूर होती है, कब्ज दूर होती है। ये पाचन तंत्र, पाचन और प्रजनन तंत्र की प्रणाली को लाभ पहुंचाता है। ये आसन अमाशय तथा आंत में खिंचाव पैदा करता है, जिससे कब्ज दूर होती है। अब धीरे धीरे पुनः वापस ले आ जाएं। पहले अपना कंधा रखें, कमर, फिर पुनः अपने हाथ को बगल में रखें, पैर खोल लें। इस अभ्यास को एक बार और दोहराने का प्रयास करें। कुछ क्षण रुकने के पश्चात हम इस अभ्यास को फिर दोहराएंगे। फिर से अपने पैरों को मोड़ें, हाथों को पीछे उल्टे हाथ रखें, उंगली आपके कंधे की तरफ रहेंगी। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को हाथों और पैरों पर उठाने का प्रयास करें। अपने शरीर को एक चक्र की तरह बनाने का प्रयास करें। कुछ क्षण इस अवस्था में रुकें।
श्वास सामान्य रहेगी। फिर पुनः धीरे धीरे वापस अपने गर्दन को सामने की ओर करते हुए कंधे नीचे, पीठ नीचे, कमर नीचे करते हुए हाथ को नीचे कर ले, पैर नीचे कर ले। अब हम शवासन करेंगे। जब हम कोई भी कठिन आसन करते हैं उसके बाद शवासन करते हैं। किसी भी योग में आसन करने के बाद हम शवासन करते हैं, जिससे हमारे पूरे शरीर रिलैक्स हो जाते हैं। इसके लिए अपने दोनों पैरों के बीच कंधे जितनी दूरी बना लें। आपके दोनों हाथ कमर के बगल में रहेंगे। स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई आसमान की तरफ तलहटी रखें और मन को बिल्कुल शांत करें। किसी भी प्रकार की कोई हलचल न हो आपके मन में। पूरे शरीर को रिलैक्स करने का प्रयास करें। मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई विचार न आने दें। पूरा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने भौं को, अपने आँखों को, अपने गाल को, अपने होठों को रिलैक्स करने का प्रयास करें। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने कान को रिलैक्स करें। किसी भी प्रकार की कोई भी ध्वनि अपने कान में न जाने दे। केवल मेरे ध्वनि, मेरे निर्देश पे ही ध्यान दें। अपने कानों को रिलैक्स करें। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने गर्दन को, कंधे को, दोनों हाथों को पूरी तरह रिलैक्स करने का प्रयास करें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने पीठ को, कमर को रिलैक्स करें। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने वक्ष को, उदर को रिलैक्स करें। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने दोनों जांघों को, घुटनों को, पैरों को रिलैक्स करने का प्रयास करें। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को रिलैक्स करें। उंगलियों को, पैर की उंगलियों को रिलैक्स करने का प्रयास करें। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब पूरे शरीर को एक साथ रिलैक्स करें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स। अब अपने हाथों की उंगली, पैरों की उंगलियों को हिलाने का प्रयास करें। हाथ को मुट्ठी बंद करें, खोलें। अपने दोनों हाथों को अपने उदर पे ले जाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के उदर पे ले जाएं। अब इसे सर से ऊपर खींचें, ऊपर ले जाएं। पूरे शरीर को बिल्कुल तान के रखें। आपकी आंखें बंद रहेंगी। इसी अवस्था में दाएं बाएं करवट लीजिए। आंखें नहीं खुलेंगी, आंखें बंद रहेंगी। दाएं बाएं करवट लें। अब किसी एक करवट से उठ के बैठ जाएं। आंखें बंद रहेंगी। सामने की ओर बैठ जाएं। अब अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। 3 बार अपने आँखों पे लगाएं। पुनः घर्षण करें। आँखों पे लगाएं। पुनः एक बार और करें। आँखों पे लगाएं। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें। योजनाओं के बारे में भी आपने जान लिया, रोजगार का सृजन भी कर लिया और साथ ही साथ घरेलू नुस्खे और योगासन करके अपने आप को स्वस्थ भी बना लिया। इतने सारे कामों के बाद जाहिर है कि आप थोड़े थक गए होंगे, तो थकावट के बाद हमें मनोरंजन की आवश्यकता होती है। तो क्यों ना अब हम बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की ओर, जहां आपको प्रिय मनमोहक लोकगीत सुनाएंगे और करेंगे आप सभी का मनोरंजन। तो चलिए सुनते हैं कुछ प्रिय मनमोहक मनोरंजक लोकगीत। जो बुढ़ होत
बैरी भेल वेद विधाता दोसर धिया के रबाब गे माई तेसर बैरी भेले नारद बाभन जे बुढ़ आनल जमाए गे माई हम नहीं आजू रहब एही आंगन जो बुढ़ होयत जमाए गे माई। पहिलुक बाजन डमरू तोड़ब दोसर तोड़ब रुंड माल गे माई पहिलुक बाजन डमरू तोड़ब दोसर तोड़ब मुंड माल गे माई बरद हाकी बरियाती बेलायब धिया ले जायब पड़ाए गे माई हम नहीं आजू रहब एही आंगन जो बुढ़ होयत जमाए गे माई। धनहि विद्यापति सुनु है मनाइन दृढ़ करू अपन ज्ञान गे माई धनहि विद्यापति सुनु है मनाइन दृढ़ करू अपन ज्ञान गे माई शुभ शुभ करी श्री गौरी बियाहू गौरी हरे एक समान गे माई शुभ शुभ करी श्री गौरी बियाहू गौरी हरे एक समान गे माई हम नहीं आजू रहब एही आंगन जो बुढ़ होयत जमाए गे माई जो बुढ़ होयत जमाए गे माई जो बुढ़ होयत जमाए गे माई हम नहीं आजू रहब एही आंगन जो बुढ़ होयत जमाए गे माई हम नहीं आजू रहब एही आंगन जो बुढ़ होयत जमाए। ग्रामीण भाइयों, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको रोजगार के नए नए आयाम तक पहुंचाने का है ताकि आप आर्थिक रूप से लाभान्वित हो सके इन जानकारियों से। ऐसे ही जानकारियों के साथ हम फिर से मिलेंगे हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी में। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।